हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स का निर्धनता एक चुनौती। इसके पहले हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर है पालमपुर की कहानी, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन के साधन क्या क्या हैं, कैसे उत्पादन किया जाएगा, किस प्रकार उत्पादन को बेहतर हाथों द्वारा और उसमें प्रौद्योगिकी इन्वॉल्व कर दी जाएगी, कौन कौन से कारक हैं। इस तरह की चीजें हम पहले देख चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमारा था मानव संसाधन। मानव संसाधन कैसे है, मानव संसाधन भौतिक संसाधनों से किस प्रकार अलग है, ये सारी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा चर्चा का विषय है अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। देखो, इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चैप्टर कभी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो हमारी परिभाषा होती है, जैसे निर्धनता क्या है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। निर्धनता एक चुनौती कैसे बनती है वो समझना पड़ेगा। और अन्य लोगों के सापेक्ष जो निर्धन लोग हैं उनका जीवन कैसे प्रभावित होता है, किस प्रकार, कितने लोग भारत में ऐसे हैं जो निर्धनता की श्रेणी में हैं, कौन कौन सी रेखाएं हैं जो निर्धनता का निर्धारण करती हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो निर्धनता को डिसाइड करती हैं कि नहीं आप निर्धन नहीं हैं, आप निर्धन हैं, ठीक है। और निर्धनता के दो विशिष्ट मामले आते हैं, जो इसमें एक शहरी निर्धनता, एक ग्रामीण निर्धनता, है ना। तो वो सारी चीजें हम निर्धनता एक प्रकार से पॉवर्टी समझते हैं। जैसे आपके पास भुखमरी है, आश्रय का ना होना एक ऐसी स्थिति भी है। देखो, समय के हिसाब से, समय काल के हिसाब से निर्धनता की परिभाषा बदलती रहती है। जैसे सपोज करो, आज के 50 साल पहले, ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। अगर आपके पास खाना नहीं है, आपके पास पहनने को कपड़ा नहीं है और आपके पास आश्रय नहीं है, तो आप निर्धनता की श्रेणी में आ गए, ठीक है। आप निर्धन होते थे। वर्तमान में इसमें कुछ और चीजें ऐड होंगी, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, अच्छा वातावरण। अच्छा वातावरण निहितार्थ है कि गुड इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे आपके आसपास प्रदूषण फैला हुआ है तो वो आप अगर उन चीजों को बाइकआउट नहीं कर पा रहे हैं या समाप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप निर्धनता की श्रेणी में आ जाते हैं। तो निर्धनता का अगर मोटा मोटा अवलोकन करें, हम चैप्टर को समझें, ठीक है, तो निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जहां पर भुखमरी, आश्रय का ना होना। एक ऐसी स्थिति भी है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता, ठीक है। इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं कि स्वच्छ जल, ठीक है, सफाई सुविधाओं के अभाव में जीवन जीना जिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें आती हैं जो न्यूनतम शालीनता के जीवन में होनी चाहिए और नहीं होती तो आपको निर्धन माना जाता है, ठीक है। अध्ययन निर्धनता की चर्चा की गई स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती थी। वर्तमान में भी है, पहले भी थी। उदाहरणों द्वारा बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह समाज सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिन जो बीमार हैं, या अपने आसपास देखते हो बहुत सारे लोग गंदी जगहों पे रहते हैं जिनको एक मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छा रहन सहन, वो भी नसीब नहीं हो पाता है, तो वो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए कि हम उनसे किस प्रकार अलग हैं। अगर हम निर्धन हैं तो हमारा जीवन व्यापन का तरीका, हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारी एजुकेशन, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी, ठीक है, सरकार हमें किस प्रकार सहायता करती है, आदि आदि चीजें इसमें चर्चा की जाएंगी, ठीक है। परिचय, दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं, शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। हम अपने आसपास दो तरह के वातावरण देखते हैं। एक पहला वातावरण जिनके पास अच्छे मकान हैं, अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, अच्छा बैकग्राउंड है, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी जीवन जीने के लिए, ठीक है, परेशान रहते हैं। चाहे वो ढाबे में काम करने वाले हों, या फिर श्रमिक हों, या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हों, या भीख मांगने वाले हों, इस तरह के लोग कैसे काफी तरह के मिल जाएंगे। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। देखो, निर्धन कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि निर्धन सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो श्रमिक होगा, या अच्छे अच्छे लोग निर्धन हो सकते हैं, बाल श्रमिक भी हैं। आप देखो, होटलों वगैरह में काम करते हैं, शादी बारात में जो रोड लाइट का काम करते हैं या टेंट में काम करते हैं, वो बच्चे भी होते हैं, वो निर्धनता की श्रेणी में गिने जा सकते हैं, ठीक है।
बच्चे उठाए चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं, अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। ठीक है, हमारी 140 करोड़ की आबादी में हर चौथा व्यक्ति क्या है, निर्धनता की श्रेणी में है। ठीक है, इसका अर्थ है कि भारत में मोटे तौर पर लगभग 30 से 35 करोड़ या 40 करोड़ लोग निर्धनता में जीवन जीते हैं। इसका अर्थ है विश्व भर में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण कहाँ है, भारत में है। और यह भारत की चुनौती को दर्शाता है। ठीक है, अब देखो शहरी निर्धनता के बारे में कहा गया है कि 30 वर्षीय रामचरण झारखंड के रांची के चित निकट गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब भी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपए कमा लेता है। वह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी, 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे भी शामिल हैं और वो स्वयं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, रामचरण की कहानी है। देखो कौन कौन लोग हैं। मिल में काम करता है। ठीक है, वो है, पत्नी है उसकी, ये बच्चे हैं उसके छोटे बड़े सब मिला करके कुल मिला के 6 सदस्यीय परिवार है। और वो मंथ में कितने, 1500 रुपए कमाता है। यहाँ बहुत से लोगों के दिन का खर्चा 1500 रुपए होता है। आ गई बात समझ में। तो ये दिया है, गांव में रह रहे बूढ़े माता पिता के लिए पैसे भेजना पड़ता है। भूमिहीन श्रमिक पिता के जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहे भाई पर निर्भर है। देखो 2 भाई हैं। ठीक है, तो वो कैसे कैसे कमा लेते हैं, छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, चिकित्सीय सुविधाएं नहीं है। ठीक है, उसी तरह लखा सिंह की कहानी उत्तर प्रदेश से दी गई है। तो ये दोनों कहानियां क्या है। ठीक है, लखा सिंह की कहानी दी है। लखा सिंह नाम से ही समझ था कि लाखों का होगा। ठीक है, एक गांव में रहने वाला है, परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वो बड़े किसान के छोटे खेतों में काम करता है। काम अनियमित होता है, आय भी वैसी ही होती है। भाई अगर 30 दिन लगातार रोजगार मिलेगा तो 30 दिन का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर 30 दिन में 4 दिन काम है, 26 दिन खाली बैठा है, तो उस हिसाब से पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो प्राय खेतों दिन मेहनत करता है, वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं दाल थोड़ी सब्जी मिल पाती है ना, ये सारी चीजें मिल सकता है। लेकिन वो झोपड़ी में रहता है। महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने या है ना। और तपेदिक के मरीज थे कौन, उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो गई। भारत में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके परिवार का, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और अगर वो गंभीर बीमार है तो इलाज में पैसा न लगाकर उसको ये मान लिया जाता है कि नहीं मर जाएगा, तो कम से कम पूरा परिवार भिखारी नहीं होगा, गरीब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें निर्धनता की श्रेणी के लिए घातक, एक घातक चीजें होती हैं। ठीक है, ऊपर 2 उदाहरण दिए गए हैं, दोनों में असुरक्षा है। अब देखो निर्धनता कैसे हमारे जीवन को हार्मफुल करती है। ठीक है, कैसे अन्य लोगों की नजर में हम सामाजिक अपवर्जन का शिकार होते हैं। अब जैसे सामाजिक वर्जन क्या है, देखो 2 तरह के लोग हैं आपके पास। आप स्कूल कॉलेज में जाते हो, एक तरफ सामान्य व्यक्ति हैं, ठीक है, यानी जिनको हम मिडिल क्लास बोलते हैं। एक है निर्धन। ठीक है, एक है सब सर्व शुद्ध संपन्न लोग। ठीक है, तो हम उनसे किस प्रकार अलग हैं, वो जो चाहते हैं खरीद लेते हैं, जो जैसे जीवन जीना चाहते हैं जीत लेते हैं। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार सामाजिक अवर्जन इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण और दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। ठीक है, उसका बाद सामान्य अर्थ सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। देखो एक कारण भी है सामाजिक अपवर्जन और परिणाम भी है। ठीक है, आप निर्धन होंगे तो आप खुद बचेंगे बड़े लोगों के आसपास रहने से, काम मिलेगा, काम करेंगे। और अगर इसी तरह दूरी बनाए रखेंगे तो कारण भी बन जाएगा और परिणाम भी हो जाएगा। मोटे तौर पर यह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति एक समूह सुविधाओं लाभों और वस्तुओं से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशेष उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है। अब देखो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था, जाति, धर्म, वंश। ठीक है, अब जाति भी, मान लिया कोई निर्धन व्यक्ति है और वो ब्राह्मण तबके में पैदा होता है, कोई निर्धन व्यक्ति है जो एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में पैदा होता है, तो दोनों में अंतर होता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक जगह उनको तो बहुत बेहतर माहौल मिल जाता है, बेहतर सुविधाएं मिल जाती हैं, और दूसरी जगह उन लोगों को सुविधाओं से वंचित कर रहना पड़ता है जो जाति में निम्न जाति की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं जाति ये परमानेंट सॉल्यूशन है। जैसे ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि जो, क्या बोलते हैं उसको, ऋग्वेद के अनुसार जो 10वां मंडल है हमारा जिसमें जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है, उसमें कहा गया है कि पुरुष के मुख से
ठीक है। एक विराट पुरुष के मुख से छत्री, कंधे से छत्री नहीं, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, कंधे से छत्री और कमर से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये एक माना जाता है। और शूद्रों को सेवा करने का काम ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका काम शिक्षा दीक्षा यज्ञ हवन, है ना, इत्यादि कराना है। क्षत्रियों का काम रक्षा करने का होता है, वैश्य का व्यापार करने का। और नीचे के जो तीन दो है ना, वो द्विज जातियों की श्रेणी में रखे जाते हैं, उनको धर्म आदि के विषय में जानकारी करने का। ये एक कैटलिस्ट, जो कैटलॉग था वो ये था कि कर्म के आधार पर जो जैसा काम करेगा वो श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, अगर आज की डेट में ये कर्म प्रधान होता तो ये मान के चलते जो शिक्षक है ना, जो यज्ञ हवन आदि वगैरह करवाता है, जो बोल के काम लेता है, जो आपका कंसल्टेंट है, ठीक है, वो ब्राह्मण की श्रेणी में आता। जो रक्षा करता है, चाहे वो एससी समुदाय से हो, एसटी समुदाय से हो, ओबीसी जनरल कोई भी हो, वो क्षत्रिय की श्रेणी में आता। ठीक है, जो व्यापार करता है वो भी चारों समुदायों में से कोई भी आता, वो वैसे के काम में आता। ठीक है, जो सेवा जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, पेशेवर लोग आईएएस आईपीएस ये सेवा करते हैं, ठीक है, लोगों की सेवा करते हैं, तो ये सेवादार हुए और इनको फोर्थ कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन ये कर्म प्रधान जगह पर जन्म आधारित हो गई, जो जिस उसमें जन्म लेगा उसी, और वो धीरे धीरे क्या होती गई, तो उसने समाज को क्षति पहुंचाई, गंभीर क्षति पहुंचाई, क्योंकि उससे लोगों को जीवन यापन के तरीके को भी बदलाव करना पड़ा। ठीक है, अब असुरक्षा कैसे होती है ना, विषमता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो किसी समुदाय, जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना रहती है। ठीक है, देखो क्यों होती है। अगर कोई विधवा व्यक्ति, ठीक है, कोई विधवा स्त्री है या कोई ऐसी स्त्री है जिसका विवाह नहीं हुआ है ना, तो वो क्या होती है, वो पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर होती है। ठीक है, पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर होती है। इनका निहितार्थ ये है कि उनको पैसे, वो स्वयं काम नहीं कर पाते, उनको कोई काम पे नहीं रखता, तो पैसों के लिए वो दूसरे पर निर्भर होते हैं। और जब वो निर्भरता किसी ऐसे व्यक्ति पर थी जो समाप्त हो गया है, कर गया है, तो वो क्या होते हैं, निर्धन हो जाते हैं। उसी प्रकार विकलांग व्यक्ति, कोई काम नहीं मिलता और वो धीरे धीरे निर्धन बने रहते हैं और जीवन के साथ और भी चीजें बदलती जाती हैं। ठीक है, असुरक्षा का निर्धारण पर संपत्तियों, जैसे किसी के पास मान लिया बेसिक चीजें हैं, जैसे खाना है, पीना है, रहने के लिए आवास है, ठीक है, पढ़ने के लिए एजुकेशन अच्छी मिल रही है, ठीक है, स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ जल है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, तो वो पर संपत्तियां हैं, तो वो निर्धनता के निर्धारण में की जाएंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। अगर ये जिसके पास ये सारे विकल्प हैं, ठीक है, देखो विकल्पों की स्वतंत्रता है। मान लिया आप कपड़ा खरीदने गए, ठीक है, या कोई वस्तु खरीदने गए और आपके पास 10 दुकानें हैं, है ना, पैसा आपके पास मान लिया 10,000 रुपए है, और आपके पास विकल्प है 10 दुकानों में से जहां पर जो मुझे बेहतर देगा उसे मैं ले लूंगा। लेकिन हो सकता है कि आपके पास 100 रुपए होते और सिर्फ एक दुकान में ही ऐसा कपड़ा मिलता है जो 100 रुपए का है, तो आपके पास विकल्प नहीं है। विकल्प का अभाव भी निर्धनता का निर्धारण करता है। आगे आगे बात समझ में, अगर आपके पास उपलब्ध विकल्प नहीं है, ठीक है, कि एजुकेशन लेने जाना है, प्राइमरी में जाए, प्राइवेट में जाए, जहाँ प्रोडक्टिव एजुकेशन मिलेगी वहां हमें जाना है। अगर ये उपलब्ध विकल्प हैं आपके पास और आप उनको चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप निर्धन नहीं है। लेकिन निर्धनता है क्यों, क्योंकि आपके पास विकल्पों का अभाव है। इसके अलावा विश्लेषण और करेंगे, जैसे प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान जोखिम बड़े आधार पर किया जा सकता है। जैसे अफगानिस्तान में किसका, तालिबान का शासन आ गया है, पाकिस्तान में जब कभी बांग्लादेश में, ठीक है, आप सीरिया, यमन, लेबनान वगैरह में, यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर महिला, ठीक है, बच्चे, ठीक है, और विकलांग व्यक्ति, ये सबसे ज्यादा टारगेट में होते हैं। जब भी कोई ऐसी आपदा या कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा टारगेट यही होते हैं और निर्धनता की श्रेणी में ये वापस बैक हो जाते हैं। जैसे श्रमिक है, अभी लॉकडाउन हुआ था हमारे देश में, ठीक है, जो श्रमिकों की स्थिति कितनी नीचे चली गई थी, और गरीबी जो अभी कम हुई थी पिछले 10-12 सालों, 15 सालों में, 20 सालों में, वो फिर बढ़ करके उतनी हो गई। तो बात समझ में आई ना, कि जो वनरेबल सेक्शन होगा, ठीक है, चाहे वो पर्यावरण में नुकसान हो तो सबसे ज्यादा नुकसान उसको पड़ेगा। जैसे हीट वेव आती है, गर्मी बहुत पड़ती है, तो जो साधन संपन्न है उसको ज्यादा नुकसान नहीं होता है, एसी ले लिया, कूलर ले लिया। और जो जिसके पास विकल्प नहीं है, ठीक है,
विकल्प यही है कि पेड़ के नीचे सोना है या छत के नीचे सोना है, या रात में चादर उठा के छत पे सो जाना है, मच्छर काटेंगे, है ना, डायरिया, पीलिया, ये सारी चीजें इनके बीमारी होती रहती हैं। तो विकल्पों का अभाव भी क्या कहलाता है, निर्धनता का निर्धारण करता है। ठीक है। अ, विश्लेषण में जोखिम निपटने उनकी सामाजिक आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्धनता का विश्लेषण किसके आधार पर, सामाजिक आर्थिक क्षमता के आधार पर भी किया जाता है। हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे जूते, अच्छे मोजे, है ना, तो उससे भी हम निर्धनता का निर्धारण कर लेते हैं कि नहीं यार फटीचर आदमी है, ये ऐसा है। ओके। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है। और आपके पास ये सारे माहौल बनते हैं, तो आप अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप पाएंगे। ठीक है। और ये हमारा माइंडसेट भी हम उसी हिसाब से बना लेते हैं। मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, और लेकिन वो स्कूल पहुंच जाता है, तो लोग उससे दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। जैसे हमारे यहाँ, हमारे समाज में एससी हो, एसटी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे जितना अमीर हो, गरीब हो, लेकिन हम उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने से नहीं चूकते हैं, जो हमारी सामाजिक एक हैसियत का निर्धारण करता है, हमारे पढ़े लिखे होने का या हमारे अन्य चीजों का निर्धारण कर देता है। बात समझ में आ गई ना। चाहे कोई बाढ़ हो, भूकंप हो, फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों के तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। मान लिया बाढ़ आई, आप बच गए, लेकिन आपके पास भोजन नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, रहने का फिर निवास स्थान, आपको फिर से भटकना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो आप में असुरक्षा की भावना ज्यादा है अन्य लोगों की अपेक्षा। अगर बाढ़ आई, मान लिया बंबई में बाढ़ आई, तो अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके। लेकिन जो ऐसी जगहों पर रह रहे थे, जो डेली श्रमिक थे, है ना, डेली वेज वर्कर थे, या फिर जो मलिन बस्तियों में रहते थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं की होगी। उनका तो घर बार भी जाएगा, रुपया पैसा जो उन्होंने बनाया होगा वो भी चला जाएगा। अब निर्धनता पर चर्चा केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय विधि या उपभोग। ठीक है। देखो, दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होती है आय विधि, ठीक है, और एक होती है उपभोग। ठीक है। मान लिया आय विधि का मतलब, कोई सपोज करो कोई 20,000 रुपए कमा रहा है, और दैनिक उपभोग उसका 500 रुपए, मान ले उसके परिवार का 500 रुपए है, तो उसका ये मान के चलो जीवन ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है। उसी तरह उपभोग, इसी में उपभोग को काउंट कर लिया जाएगा। जैसे व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय उपभोग के स्तर में न्यूनतम स्तर के नीचे चला जाए। मान लिया उसको 500 रुपए की चीजें खरीदनी है, महीने में उसका 500 रुपए का खर्चा है, और इतना भी वो नहीं कर पा रहा है, तो वो निर्धन माना जाएगा। मान लिया उसे खाने में 10 रुपए खर्च करने हैं, ठीक है, पहनने में 50 रुपए खर्च करने हैं, मकान में उसको 50 रुपए खर्च करने हैं, ये चीजें भी वो नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है, निर्धनता के नीचे। जो उसके मूल आवश्यकता, जो मूलभूत आपकी आवश्यकता है, वो भी अगर आपकी आय से पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, आपकी आय से आपका उपभोग स्तर कम है, तो आप निर्धन नहीं है। लेकिन आपकी जो आय है उससे उपभोग आपका ज्यादा है, तो आप क्या हैं, आप निर्धनता की श्रेणी में आराम से आ जाएंगे। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों, विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न अथा काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी भिन्न हो सकती है। अब जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां निर्धनता किसी अलग अलग प्रकार की होगी, भारत में निर्धनता किसी अलग प्रकार की होगी। ठीक है। अगर बांग्लादेश चले जाएं, यमन चले जाएं, सूडान चले जाएं, तो यहाँ पर निर्धनता के मापदंड अलग होंगे, सामाजिक भी होंगे और राजनीतिक स्तर पर भी। न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, लेकिन भारत में साइकिल मान सकते हैं। अगर किसी के पास साइकिल नहीं है तो उसे निर्धनता की श्रेणी में रखा जाएगा। अब कार रखना विलासिता मानी जाती है भारत में। अगर आपके पास है तो लोग कहेंगे क्या कार वार खरीद लिए, ये काहे का गरीब। ठीक है। निर्धनता का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताओं जैसे कपड़ों, जूतों, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा आवश्यकताओं आदि पर भी विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं में को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। मान लिया जितनी इनकी कीमत होगी, पैसों से उसको देख करके डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसके अनुसार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, अगर उनका उपभोग स्तर है तो वो निर्धनता की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। बाद में कैलोरी को ट्रांसफर करके रुपए में कर दिया गया कि अगर महीने में इतना खर्चा किसी का है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई आपकी। ठीक है। तो या तो कैलोरी से उपभोग, आय, इन चीजों से माप लो,
या फिर कई अन्य कारण हैं उनसे। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शारीरिक श्रम करते हैं तो उन्हें कैलोरी की ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता इतनी क्यों होती है, शहरी क्षेत्रों में क्यों होती है? क्योंकि शहरों में सुविधाएं ज्यादा है तो काम करने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लेकिन गांव में शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरों की तुलना में अधिक होती है। ये बात हमेशा याद रखना कि जो अ, काम करने वाला होगा, जो लेबर वर्ग होगा, उसको कैलोरी की आवश्यकता ज्यादा होगी, खान पान में उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और अन्य लोगों की अपेक्षा। इसीलिए देखा होगा जो भारत में श्रमिक वर्ग है वो हमेशा कमजोर है ना, चीजों से दबा कुचला रहता है। देखने में ही समझ में आता है कि वो निर्धन है। ठीक है। कैलोरी की आवश्यक प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, यानी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इसको डिसाइड किया जाता है। हर साल बदलता रहता है। जैसे 2009-10 में किसी व्यक्ति को निर्धनता की रेखा का ग्रामीण क्षेत्रों में 673 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 807 रुपए प्रति माह किया गया था। प्रति व्यक्ति की बात की जा रही है, परिवार की नहीं। भारत में ऐसे भी परिवार हैं जिनका न्यूनतम उपभोग स्तर इससे भी बहुत ज्यादा नीचे है। शहरी क्षेत्र के लिए उच्च राशि निश्चित की गई क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुएं की कीमत अधिक होती है। मान लिया गांव में टमाटर 10 रुपए केजी है, शहर में 50 रुपए केजी है, तो उस हिसाब से शहर का रेट, कैलोरी शहर की कम होगी लेकिन जो परचेजिंग पावर होगी वो अधिक होगी। इसीलिए निर्धनता रेखा में शहरों की कीमत बढ़ी होती है और ग्रामीण क्षेत्रों की। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता की रेखा नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 3,150 रुपए से कम है। ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में 4300 रुपए से अगर कम है तो वो निर्धनता की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है। रेखा का आकलन समय समय यानी हर 5 वर्ष में किया जाता है। जैसे हमारी हर 5 वर्ष में सरकारें बदलती हैं और इसके लिए एनएसएसओ करता है, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस करता है। ठीक है। उसी तरह विकासशील देशों और विकसित देशों में तुलना की जाती है। जैसे अमेरिका में डॉलर प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन समतुल्य। ठीक है। एक होती है पीपीपी, परचेजिंग पावर, पावर पीआरटी। ठीक है। कि मान लिया $1 में कोई व्यक्ति अमेरिका में क्या क्या खरीद सकता है और कोई व्यक्ति भारत में क्या क्या खरीद सकता है। ओके, एक सेकंड रुकना, थोड़ा ब्लर कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से निर्धनता का रेखा निर्धारण कर सकते हैं कि पावर परचेजिंग पीआरटी और डॉलर के सापेक्ष। वेट, ये आपका आया चैप्टर जीवन प्रत्याशा होगी संसाधन के रूप में लोग। और ये आपका हाँ असुरक्षा आ गई। ठीक है। हम ये देख रहे थे। ठीक है। ट्रिपल पी और उसके बारे में। वेट ए सेकंड। ओके डन। चलिए। हाँ, तुलना कैसे की जाती है कि मान लिया कोई व्यक्ति अमेरिका में $1 में क्या क्या चीजें खरीद सकता है और वही व्यक्ति $1 लगभग 80 से 85 रुपए के आसपास उसमें भारत में क्या क्या खरीद सकता है। तो पावर परचेजिंग प्योरिटी इंडेक्स के हिसाब से हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड पोजीशन पे है और अन्य के मुकाबले हम छठी पोजीशन पे हैं। ओके। विभिन्न देशों में निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं? आपके अनुसार न्यूनतम आवश्यक स्तर क्या होगा, है ना? ये आपको देखना है, आपको चीजों को देखना है। निर्धनता का अनुमान, ठीक है, 1973 में 55%। ठीक है। 2009-10 में 30% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनता का अनुपात भी गिरा, 26% पर आ गया है। कब? 2000 के आसपास 26%, जहां 1973 में 55% था। ठीक है। फिर एक आंकड़ा दिया गया है, ये आंकड़े आपके बहुत काम के नहीं है लेकिन हाँ आपको पता रहेगा तो ठीक है। 2004-5 में इनके परसेंटेज में लगभग 27% की गिरावट आई है। अब देख सकते हैं निर्धनता अनुपात। ठीक है। 1973 में ग्रामीण 56.4% निर्धन थे, शहर में 49, योग 55% का था। ठीक है। अगर 2010 में देखें तो लगभग 34% ग्रामीण निर्धन है और 27% शहरी निर्धन है और 30% कुल योग है। ठीक है। लेकिन अगर 2022-23 के अगर आंकड़े देखें तो इस हिसाब से निर्धनता लगभग 25% के आसपास है, ग्रामीण निर्धनता, और ये लगभग 21% है। ओवरऑल 24% के आसपास होगी। क्योंकि लॉकडाउन हुआ 3 साल 4 सालों में और बढ़ी है निर्धनता, तो वो भी
ग्रामीण क्षेत्रों में 261 ग्रामीण, और ठीक है शहरी क्षेत्रों में 60, कुल 321। उसी तरह अब कितने हुए, 2782 निर्धनों की संख्या करोड़ में, ठीक है, और यहाँ 765 कुल मिलाकर के इतने, तो वही परसेंटेज लगभग 30-35% निकल कर आता है, लेकिन वर्तमान में इनका स्तर और बढ़ा गया है। तो ये तुम्हारी, अब असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं, देखो भारत में सबसे ज्यादा असुरक्षित समूह कौन से हैं, अनुसूचित जनजातियां ग्रामीण भारत की, इनमें जो वनरेबिलिटी है 2012 के अनुसार सर्वाधिक असुरक्षित समूह की श्रेणी में ये आते हैं, 47.4%। शोषण भी होता है इनका, बेगार भी करते हैं, देह व्यापार, ठीक है, स्वास्थ्य असुविधा, शिक्षा, ये इनका बहुत ज्यादा निम्न होता है। अगर महिला के अनुपात में देखें तो महिलाओं का, इन कैटेगरी की महिलाओं का अनुपात और भी ज्यादा खराब है। अनुसूचित जाति में 42.3, औसत भारतीय निर्धनता अनुपात लगभग 30% है, वर्तमान में लगभग 25% के आसपास है, थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे 2023 में, ठीक है। कृषि मजदूर असुरक्षित अनुपात 50, अनियमित मजदूर, ठीक है, वेज वर्कर जो है उनका ये है, और भारतीय समूह आर्थिक वर्ग, ठीक है। अब देख सकते हैं मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका, इतनी मैं अपने बेटे को विद्यालय कैसे भेजूं, यानी जो व्यक्ति गांव से निकल करके शहर कमाने जाता है और वो ये सोचता है कि नहीं मैं अच्छा पैसा पैदा करूंगा अपने बच्चों को बेसिक, ठीक है, शिवरमन की कहानी बयां कर रहे हैं कि मैं अपने बेसिक दे दूंगा, तो आप जानते हैं बहुत सारे लोग गुजरात, अहमदाबाद, है ना, तमिलनाडु राज्य के, यानी जो प्रवास, ठीक है, जिन राज्यों में ज्यादा प्रवास होता है वहां भी उनकी दैनिक मजदूरी, ठीक है, या मंथली इनकम कम होती है, जिससे वो घर में जो भी पैसा भेजते हैं वो भी, और वो रहने के स्थान भी उनके क्या होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। शिवरमन की कहानी, तमिलनाडु, शिवरमन कस्बे के निकट छोटे गांव में रहता है, वह करूर हथकरघा और बिजली करघा, ठीक है, अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये गांव है, ठीक है, करूर गांव तमिलनाडु का, हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन मोची जाति का है, मोची में एससी कैटेगरी में आता है। अब 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन यह काम वर्ष में मात्र 5 से 6 महीनों में ही मिलता है, यानी 4 से 5 महीने वो क्या होता है, या 6 महीने वो उसको बेरोजगार होता है, ठीक है। उसकी पत्नी साथ काम करती है, इन दोनों काफी काम मिल पाता है, यदि मिलता भी है तो उसके शिवरमन 25 रुपये प्रतिदिन मिलता है, ठीक है। जो शिवरमन करता है उसे 25 रुपये प्रतिदिन मिलता है। 8 सदस्य है, शिवरमन 65 वर्ष की महिमा, वायु में बड़ा परिवार है। देखो निर्धनता में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि परिवार भी बड़े होते हैं, है ना। 25 वर्ष की अविवाहित बहन है, 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 से 16 वर्ष के बीच है, यानी 8 लोगों के परिवार में माँ है, बहन, पति पत्नी 2 लोग स्वयं और 4 बच्चे, चाचा, 8 लोगों की कहानी है। तो सीधी सी बात है, अगर 50 रुपए 25 रुपए मिल रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी चीजें हैं, और इनसे बेसिक चीजें भी नहीं आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद वे हाँ, आपको क्या देखना है, निर्धन परिवारों का अवलोकन करें और पता लगाने का प्रयास करें वे किस सामाजिक समूह और आर्थिक समूह से संबंध हैं, परिवार में कमाने वाले सदस्य कौन से हैं, परिवार में वृद्धों की स्थिति क्या है, क्या सभी लड़के लड़कियां विद्यालय जाते हैं। अब अंतर्राज्यीय असमानताएं क्या हैं, ठीक है। निर्धनता का एक पहलू आयाम, प्रत्येक राज्य के निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, यानी जो यूपी में होगा, ठीक है, वो तमिलनाडु में नहीं होगा, है ना। किसी राज्य में ज्यादा निर्धनता होगी, देखो जहाँ काम के संसाधन ज्यादा होंगे, ठीक है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा होगा, लोग स्किल्ड होंगे, तो वहां पर निर्धनता कम होगी, लोग भी निर्धनता की श्रेणी वाले कम होंगे, ठीक है। और सरकारें भी इनके लिए काम करती हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या है। कुछ अनुमान दर्शाते हैं कि 20 राज्यों के इंसानी राष्ट्रीय औसत से कम है। दूसरी ओर निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश गंभीर समस्या बनी हुई है, ठीक है। आरेख में बताया गया है, बिहार में 47 से 43% निर्धनता, औसत से 2 सर्वाधिक राज्य बने हुए हैं, उड़ीसा और बिहार सर्वाधिक निर्धनता है यहाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश नगरीय निर्धनता भी अधिक है इन राज्यों में, ठीक है। वैश्विक परिदृश्य, विश्व बैंक की एक अवधारणा मानी जाती है, इस बार बढ़ाई गई है, जो $1.25 से कम पर जीवन निर्वाह करता है प्रतिदिन,
$1.25 अगर देखा जाए तो लगभग 120 रुपए के आसपास अगर जो लोग भारत में है और 120 रुपए से कम जीवन निर्वाह कर रहा है, ठीक है, 1990 43% से 2000 गिरावट आई है, चूंकि वो निर्धनता की श्रेणी में आएगा। ठीक है, चीन में संख्या 1981 में 85% से घटकर 2008 में 14%, क्योंकि वहां स्किल पे काम हुआ, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इनकम हुई। ठीक है, छोटे छोटे उद्योग लगा करके उन चीजों को कम किया गया। ठीक है, बांग्लादेश भूटान संख्या में ये इतनी तीव्र नहीं है। ठीक है, थोड़ी कमी आई है, 1981 में 61 से घटकर 2018 में 61% रह गई है। भारत में जो निर्धनता है वो राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अब देख लो, राज्य देख सकते हैं, उड़ीसा में 57.2%। ठीक है, और ये सारे राज्य हैं। सबसे कम निर्धनता केरल में है, फिर पंजाब में, हिमाचल, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान। भारत की जो निर्धनता औसत है 2011-12 के अनुसार 37.2% है, वर्तमान में कम है। ठीक है, और ये सारे राज्य, ठीक है, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये निर्धनता की जो औसत है भारत का उससे भी अधिक है। नाइजीरिया में देख सकते हो, ठीक है, 1.25 प्रतिदिन से कम पाने वालों की नाइजीरिया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, है ना। ये मानव विकास रिपोर्ट है 2011 की, वर्तमान में थोड़ा सा आंकड़े अलग हैं। ठीक है, इसीलिए एसडीजी गोल्स जो हमारे हैं वो भी इसी के संबंध में है। तो अगली क्लासों में और ज्यादा चीजों को हम लेकर के आएंगे। ठीक है, 2015 वर्ष दो आधे पर जाने की घोषणा की गई थी और 2030 तक निर्धनता और भूख को पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात की गई थी, लेकिन अभी दूर की कौड़ी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये क्या 1980 से 2008 के बीच में जो भी चेंज आए, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, सहारा अफ्रीका, ठीक है, क्या चेंज आया, मानव विकास रिपोर्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है, निर्धनों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ, सब सहारा अफ्रीका, उसके ऊपर चीन है। ठीक है, पहले का है विश्व बैंक का आंकड़ा है। अब कारण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, भारत के अगर कारण देखें, प्राचीन काल से अगर हम देखें, ठीक है, तो प्राचीन काल में मुगल, अगर उससे हम सल्तनत काल के बाद देखें, उसके बाद निर्धनता में काफी चेंज आया, क्योंकि एग्रीकल्चर भी हमारा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद जब यूरोपीय कंपनी आई, तो जो हमारा दस्तकार उद्योग था, जो हम कपड़े का निर्माण करते थे, उनके आने से बहुत सारी चीजों में नियंत्रण लगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें कम होती रहीं। ठीक है, हस्तशिल्प, पारंपरिक हस्तशिल्प था, वस्त्र निर्माण था, उद्योग था, उनका एक तो प्रोत्साहन नहीं मिला और दूसरा जो था उनको भी बर्बाद कर दिया गया। तो इसलिए क्या किया गया, निर्धनता का कुचक्र बनता गया, तब से लेकर अब तक अभी लगभग चल रहा है। ठीक है, फिर आया 1960 का दशक, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हुए, लेकिन इतनी तेजी से सृजित नहीं हुए जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी। तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया। ठीक है, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा तो दिया गया, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए निर्धनता का एक चक्र बना रहा। अगर दोनों चीजों को एक साथ परिणाम साधा जाता, हालांकि कुछ प्रयास किए गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा फलीभूत नहीं हुए। ठीक है, लेकिन भारत में कुछ भागों तक सीमित रहा। अब जैसे हरित क्रांति की बात करें तो ज्यादा उत्तर और उत्तर मध्य भारत में काम हुआ, दक्षिण भारत में, अन्य राज्यों में छोटे सीमांत लघु किसान थे, वहां पर ज्यादा चीजें हुई नहीं। सार्वजनिक निजी दोनों क्षेत्रों में कुछ रोजगार उपलब्ध कराया गया, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल, जैसे रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में काम करने लगे, और अनियमित कम आय के कारण यहाँ लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, तो शहर के बाहर झुग्गियों में रहने लगे। और निर्धनता की समस्या जो मुख्य रूप से ग्रामीण प्रतिघटना थी, नगरीय क्षेत्रों की विशेषता बन गई। पहले क्या था, शहरों में वही लोग रहते थे जिनका जीवन का औसत स्तर बेहतर था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब शहर के श्रमिक या शहर के लोग, सॉरी, ग्रामीण लोग जब शहर में पहुंचने लगे और वहां उन्होंने देखा कि नहीं, बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन उनको बेहतर सुविधाएं, अवसर, ठीक है, नहीं मिले, तो वो क्या करे, एक तो रहने के पास उनके पास मकान नहीं था, वो या तो रोड पे रहने लगे, ठीक है, या झुग्गी झोपड़ियां बना करके, जो खाली स्थान सरकारी या अन्य लोगों के पड़े थे उनमें झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहने लगे, जिससे ये जो समस्या अभी ग्रामीण हुआ करती थी वो नगरीय क्षेत्रों में भी पहुंच गई। इसीलिए शहरों में देखते हो कि एक तरफ आवास बहुत बेहतर बेहतर मकान बने हुए हैं, दिल्ली, बम्बई, ठीक है, बेंगलुरु वगैरह में,
और दूसरी तरफ देखो उसी शहर के किनारे झुग्गी झोपड़ियां में जहां सामान्य लोग रहते हैं, और ठीक है, उच्च निर्धनता इस दर और विशेषताएं आय समानता असमानता भी बनी रही। मुख्य कारण था भूमि अन्य संसाधनों का असमान वितरण। ठीक है, भूमि सुधार किए गए लेकिन वो भी बेहतर परिणाम नहीं दे सके, क्योंकि भूमि का जो सुधार हुए वो काफी लेट हुए, 1950 से लेकर के 1970 तक के दशक तक चलते रहे। ठीक है, उसके बाद करप्शन अन्य चीजें निकाल करके बाद काफी सारी चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, और उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों के जीवन में सुधार ला सकता था अगर उचित तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता, जो भी सरकारी नीतियां हैं। ठीक है, जैसे मनरेगा है, ठीक है, और भी सारी चीजें हैं, तो उनको अगर ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद ये चीजें बदल सकती हैं, लेकिन कभी कोशिश नहीं की गई। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया गया, सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, लेकिन लोगों ने के साथ साथ जो उनके कर्ता धर्ता थे उन्होंने उनमें बहुत ज्यादा कार्यान्वयन में रुचि नहीं ली, और लोगों ने उनको समझा नहीं, लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच नहीं पाए, सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए, राजनीतिक मंचों तक सीमित रह गए, जिससे उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक कारक जो बदल सकता था वो भी नहीं बदला, और ये कारक मिलकर के निर्धनता के लिए और उत्तरदायी बन गए। अति निर्धन सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठान में बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं। हमारे देश में जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारा लड़का इसलिए नहीं पास हो रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए और तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया है, तो भारत में क्या करते हैं कि नहीं, हाँ, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेते हैं, बेशक कोई घर में बीमार पड़ा है ना, सुख शांति आएगी। अरे बीमार का इलाज कराओगे तो सुख शांति आएगी, सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से शायद ही ना आए। ठीक है, तो वो धार्मिक आयोजनों में, ठीक है, शादी ब्याह दिखाने के चक्कर में बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन अन्य जहां पर उन्हें खर्चा करना चाहिए, जैसे भारत में लड़कियां, ठीक है, लड़की की शिक्षा पे उतना खर्च नहीं किया जाता जितना उनकी शादी पे खर्च कर दिया जाता है। अगर वही पैसा लड़की की शिक्षा पे खर्च कर दिया जाता तो शायद वो बेहतर अवसर प्राप्त कर पाती और अपने परिवार का अपने कुटुंब का ध्यान रख पाती, उसे किसी पर भार बनने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, और भी चीजें हैं, जैसे कोई किसान है उसको अच्छे बीज उर्वरक कीटनाशक कृषि जो भी इनपुट होती है उसकी धनराशि नहीं मिल पाती, तो वो क्या करेगा, एग्रीकल्चर भी चौपट हो जाएगा। आई बात समझ में, इसीलिए सरकार क्या करती है कुछ चीजों में, ठीक है, सब्सिडी देती है। तो ये सारे तुम्हारे कारण हैं, कारणों में जनसंख्या हो गई, रोजगार का उपलब्ध ना होना, ठीक है, जो हमारा इंफ्रा है अवसंरचना उस पर विकास ना होना, शिक्षा बेहतर अवस्था ना होना, स्वास्थ्य की सुविधाएं ना होना, ये सारे हमारे कारण बन जाते हैं, निर्धनता का चक्र बनता चला जाता है। आ गई बात समझ में। अब निर्धनता निरोधी उपाय यानी निर्धनता का उन्मूलन, ठीक है, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और निर्धनता विरोधी निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 दशक में प्रारंभ किया गया। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, निर्धनता में भी कमी नहीं है। 1950 के दशक के आरंभिक दशक में 45% था, 80 के दशक में वो अमूल चूल में थोड़ा बहुत रहा, और ये 1970 के दशक में करीब 3.5% औसत से बढ़कर ये 6% के करीब पर पहुंच गई। कौन? आर्थिक समृद्धि। ठीक है, लेकिन आर्थिक समृद्धि, कुछ लोग तो अमीर हुए, लेकिन जिनका जीवन निम्न स्तर का था वो निम्न से निम्नतम होते चले गए, उनका जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। आई बात समझ में। तो निर्धनता समाप्त करने की जो बात हो रही थी उसमें कोई विशेष चेंज नहीं आया, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव हुए कुछ योजनाओं के माध्यम से, लेकिन जो मूलभूत परिवर्तन होने चाहिए उनमें कोई विशेष योगदान नहीं हो पाया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 1980-90 के दशक में जो 6% बढ़ी तो वो कुछ लोगों की बढ़ी होगी, सबकी नहीं। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी निर्धनता भी उतनी नीचे चली आएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये समान रूप से सभी के लिए हो, जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कुछ लोगों की आय, जो कॉर्पोरेट घराने थे उनकी आय तो कई गुना वृद्धि हुई। ठीक है, लेकिन उन लोगों के सापेक्ष उसमें जीडीपी में तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन जीडीपी के अनुसार जो अन्य लोग थे, जो 25-30 करोड़ सामाजिक निर्धन लोग थे जिनकी नौकरी आवास वगैरह खाना पीना सब दुश्वार हो गया था, उनके जीवन में कोई विशेष चेंज नहीं आया। ठीक है, तो जो भी निवेश हो वो सभी के लिए हो। बात समझ में? आपक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। शिक्षा में निवेश से अधिक प्रतिफल प्राप्त
पाने के लोगों की बच्चों लड़कियों सहित स्कूल भेजने को प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास में सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकें। ठीक है। उसके बाद देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आया 2005 में, ठीक है, पारित किया गया। इस विधेयक में क्या कहा गया है कि 200 जिलों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। बाद में 600 जिलों में किया गया, फिर पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गारंटी कोष भी स्थापित किया। राज्यों ने राज्य स्तर पर काम किया। 15 दिन के अगर कोई आवेदन करता है तो 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराएंगे तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया 2004 में, देश में पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। यह सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है, अकुशल श्रमिक काम करने के इच्छुक हैं, इनका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित। ठीक है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी। देखो, योजनाएं दो प्रकार की होती हैं, केंद्रीय क्षेत्रक और एक केंद्रीय वित्त पोषित। ठीक है, कुछ केंद्रीय क्षेत्र जो योजना होती है उनमें 100% की राशि जो है केंद्र सरकार देती है, और जो केंद्र द्वारा वित्त पोषित है उसमें 60-40। ठीक है, सामान्य राज्यों के लिए और पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 60-90-10 का अनुपात होता है। ठीक है, और एक राज्य स्कीम होती है जो प्रॉपर राज्यों के लिए होती है। ठीक है, उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसके अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम आया। अब तो काफी सारे स्किल मिशन आए हैं, जैसे तो रोजगार सृजन कार्यक्रम को 1995 किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों छोटे शहरों में स्वरोजगार के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए गए। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, पेयजल, विद्युतीकरण मूल्य अतिरिक्त राज्यों की सहायता प्रदान की जाती थी। अंत्योदय योजना आई। ठीक है, भावी चुनौतियां क्या हैं? वर्तमान में भारत में निर्धनता निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। एक प्रकार से गिरी नहीं है, किसी में 40% है, किसी में 20% है, किसी में 19% है। ठीक है, आशा की जा रही है कि निर्धनता अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। अभी मुश्किल है। ठीक है, सार्वजनिक निश्चित प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। देखो, जब तक महिला पुरुष को समानता का सिद्धांत नहीं लाया जाएगा, हर व्यक्ति के लिए समानता नहीं होगी, जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा, जो धर्म का रोजगार चल रहा है वो समाप्त नहीं किया जाएगा, तो ये एक दूर की कौड़ी बने रहेंगे। ठीक है, निर्धनता को समाप्त करना है, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना पड़ेगा, सभी को समान समझना पड़ेगा, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, विकलांग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, कोई भी हो, सभी को समान समझना पड़ेगा। जाति के स्तर पर काफी चीजें बदलनी पड़ेगी, है ना, जो सामाजिक असमानता है उसको समाप्त करना पड़ेगा, और भी जनसंख्या को कम करना पड़ेगा, और संरचना विकास को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जिन क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता हो सकती है वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, ठीक है, उचित चीजें करके, छोटे छोटे उद्योग लगाकर, लघु एवं कुटीर उद्योगों का सहारा लेकर निर्धनता को कर किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, ठीक है, जो न्यूनतम मूलभूत चीजें हैं उनको उपलब्ध करा करके की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें कम हो सकती हैं। अब उसके बाद आप समझ सकते हैं भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। तो देखो, दो प्रकार की विधियां, आय विधि और उपभोग। ठीक है, तो उपभोग विधि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है हमारे यहाँ। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, सूचकांक, ठीक है, इसके आधार पर उपभोग व्यय निकाला जाता है। क्या वर्तमान तरीका सही है? बिल्कुल नहीं, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। निर्धनता में अंतरराज्य असमानताओं का विवरण प्रस्तुत करें। देखो, जहां पर ज्यादा संसाधन होंगे हो सकता है वहां निर्धनता कम हो, लेकिन ऐसा सर्वमान्य सिद्धांत है नहीं। ठीक है, अंतरराज्यीय निर्धनता में विभिन्नता का कारण बताइए। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? ग्रामीण 2005 का जो मनरेगा है, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर है। तो आपको अगर ये चैप्टर समझना है तो निर्धनता क्या है,
निर्धनता को कैसे डील किया जा सकता है, राज्य स्तर पर निर्धनता क्या है, निर्धनता का आकलन कैसे किया जाएगा, निर्धन कौन है, ये भी एक बड़ी बात होती है कि निर्धनता को कैसे समझा जाएगा, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आकलन प्रभाव क्या पड़ता है, अगर कोई निर्धन है तो क्या उसमें बदलाव होगा, उसके अलावा दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, मानव संसाधन हमने पढ़ा था, अगर कुशल मानव संसाधन होगा तो निर्धनता कम हो सकती है। अगर सभी को रोजगार मिल जाए, सभी लोग काम करने लगे, या 50% को रोजगार मिल जाए, बाकी लोग इन्हीं के सारे अपना जीवन गुजार, स्त्री पुरुषों को समानता, जनसंख्या को कम करना, ठीक है, जो अनियंत्रित खर्चे हैं उनको समाप्त करना, तो वो सारी चीजें निर्धनता रेखा की कम करने में सहायक हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये चैप्टर, तीसरा चैप्टर है। ठीक है, निर्धनता एक चुनौती क्यों है, क्या विकल्प हमारे पास उपलब्ध नहीं होते निर्धन होने से, तो ये सारी चीजें आपको करना है। क्लास 9th एनसीईआरटी इकोनॉमी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हो चुकी हैं, तीसरा चैप्टर हो चुका है, अब 2 चैप्टर और बचे हैं, उनको भी जल्दी से कर लेंगे। और इन चैप्टरों को रिवाइज करें, जहां भी जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए करें, है ना। और कहते हैं ना, अच्छा भविष्य बनाना है तो शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होने के लिए अब ये चीज़ें, यूपीएससी में काफ़ी सारे लोग फेल होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो उनका बेसिक है वो क्लियर ठीक से नहीं हो पाता है। एनसीईआरटी को वो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, और जबकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो यूपीएससी हमेशा टारगेट करती है, तो चाहे इंग्लिश में पढ़ें हिंदी में पढ़ें, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो वर्ड्स हैं ऐसे, जो जैसे अपवर्जन है, ठीक है, यूपीएससी सीधे आकलन है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि इनके मतलब क्या होते हैं। अगर अपवर्जन का इंग्लिश मतलब मीन्स आपको मिल जाता है तो और ज़्यादा बेहतर है। दुर्व्यवहार, है ना, तो असुरक्षा, तो ये सारी चीज़ें, कार्यशैली, ये सब आपके लिए काम लायक है, इनको आप नोट करें, समझें क्या चीज़ें ये कैसे प्रयोग की जा सकती हैं। ठीक है, तो वर्तमान स्तर से इसको आपको अभी ये करना है, वर्त के बाद करंट को मिला करके इनको एक बार मैं और डिवाइड करूंगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके चैप्टर और बड़े होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।